नमस्कार, मैं सविता कुमारी, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय चक्रधरपुर से बोल रही हूँ। जैसा कि आपका टॉपिक 6 सेमेस्टर के अंतर्गत राजनीतिक विचारधारा क्या है, इस पर चल रहा है। तो कल मैंने बताया था कि कोई भी विचार किसी न किसी बात से प्रभावित होती है, चाहे वह जिस कारण प्रभावित हो, उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा। आप कार्य करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचते होंगे। यहाँ जितने स्टूडेंट हैं उनके अपने अपने विचार हैं, वो अपने विचार के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो आपका यह विचारधारा जरूर होगा कि मैं इस विषय में निपुण हो जाऊं। और कुछ लोग इससे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं कि अगर मैं पढ़ लूँगा तो मुझे डिग्री मिल जाएगी और इस डिग्री के आधार पर मैं इस योग्य हो जाऊँगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में फॉर्म अप्लाई करूं, वहाँ एग्ज़ाम दूंगा, एग्ज़ाम में पास करूंगा, जिससे मुझे जॉब मिलेगी। तो आपका उद्देश्य आपके विचार से ही प्रभावित है, या कहें आपका विचार उद्देश्य से प्रभावित है, जिस कारण आप कार्य को कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा भी एक उद्देश्य है कि इसके माध्यम से मुझे अपने ज्ञान को बांटना है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसी के आधार पर मैं अपने आप को व्यस्त रखूंगी और शायद यह मेरे जीविका और उपार्जन का भी एक साधन बनेगा। तो राजनीतिक विचारधारा जो है, जब हम देखेंगे राज्य का इतिहास, तो प्रारंभ में राज्य नहीं था, सिर्फ व्यक्ति थे। मैंने और पिछले क्लास में आपको बताया किस तरह से राज्य का उदय हुआ, राज्य के उदय में कितने तत्वों ने योगदान दिया, संघर्ष हुआ। प्राचीन अर्थव्यवस्था, प्राचीन काल की विचारधाराओं को देखें तो ये आदर्शवाद से प्रेरित था। मध्यकालीन विचारधारा सामंतवाद से प्रेरित था और आधुनिक युग जो है वह साम्राज्यवाद से प्रेरित है। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद है एक राज्य की महत्वाकांक्षा जिससे वह अपने राष्ट्र को, अपने देश के नागरिकों को एक सबल आर्थिक राज्य बनाना चाहता है, जिससे वह किसी पर डिपेंड ना हो, संपूर्ण विश्व में उसका बोलबाला हो, उसकी बिक्री हो, उसके देश के नागरिक सुखद स्थिति में हो, राज्य सबल हो। और प्राचीन काल में भी आप देखो तो
प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत आपने चाणक्य को पढ़ा होगा, तो उन्होंने राज्य के सिद्धांत के विषय में जो कहा, राजा के कर्तव्य के विषय में जो कहा, वह क्या थी? राज्य को एक मजबूत स्थिति में पर खड़ा करने की थी। इसी प्रकार से अगर हम पाश्चात्य जगत के विचारक प्लेटो को देखें, तो उसने आदर्श राज्य की व्यवस्था की परिकल्पना की, जिसमें उसने न्याय को प्रमुखता दिया। न्याय, सामाजिक न्याय, जिसके आधार पर राज्य को कार्य करना था। उसका कथन था कि राज्य तभी सुदृढ़ हो सकता है जब सभी व्यक्ति न्यायपूर्वक कार्य करें। हालांकि उसके विचार को प्लेटो को साम्यवादी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जो वर्ग विहीन समाज की स्थापना का कॉन्सेप्ट दिया था कि राज्य में ना तो राजा के पास धन दौलत होगा, न वह सुख आराम से रहेगा, बल्कि वह एक बैरक में रहेगा और उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। तो प्लेटो के जो विचार थे तत्कालीन समाज में, वह असफल हो गया, क्योंकि राजा के लिए उसने इतनी कठोर शर्तें रखी कि कोई भी उस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होता है। आप ऐसा देखें, ऐसा क्यों है? तो यह अनुभववाद, कोई भी व्यक्ति एक का जीवन शायद वो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहेगा जो सिर्फ आदर्शवादी व्यवस्था पर आधारित हो। तो राजनीतिक विचारधारा का जो इतिहास है, यह सिर्फ आधुनिक विचारधारा नहीं, इसमें प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, समकालीन सब है। जैसा कि आपको पढ़ना है राजनीतिक विचारधारा, इतिहास, स्कोप, परिचय, उसके बाद इसमें फासीवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद इत्यादि का भी करना है। तो गांधी जी के विचार क्या थे राज्य के संदर्भ में? तो हमें कोई भी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से जानने के लिए उसके अतीत को जानना आवश्यक है, क्योंकि अतीत में ही वर्तमान छुपा होता है। राजनीतिक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। इसके अंतर्गत उन विषयों का विवेचन किया जाता है जिसका संबंध मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से है। सार्वजनिक जीवन करने का मतलब कि हम जो समाज में करते हैं, समाज जो हमारे लिए करता है, उन दोनों को मिला जुला कर जो निष्कर्ष निकलेगा वह सार्वजनिक होगा। जैसे कि एक पूंजीपति, वह कार्य जो है क्यों करता है? अपनी पूंजी को समृद्ध करने के लिए। तो सार्वजनिक जीवन में उसका जो है उद्देश्य कहाँ पूर्ति होती है? तो वह अपने माध्यम से कई लोगों को रोजगार देता है और इसके एवज में वह उसका भुगतान करता है।
लेकिन जो प्रॉफिट होती है, पूंजीवाद के विरोध में ही मार्क्सवाद आया। हर विचारधारा को काटने के लिए जब कोई नई विचारधारा आती है और उसका समर्थन बहुत लोग करते हैं, तभी वह एक वाद का रूप धारण कर लगता है। पूंजीवाद को काटने के लिए मार्क्सवाद आया, उदारवाद को काटने के लिए साम्यवाद आया। साम्यवाद व्यवस्था का विरोध के लिए जो विचार आया वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था आई। तो विचारों का इतिहास यह बतलाता है कि कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। समाज की सारी संस्थाओं में केवल राजनीतिक प्रबंध, पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऐसा विषय है जिसका संबंध संपूर्ण समुदाय से है, किसी गिने चुने समूह से नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति शास्त्र सिर्फ केवल एक ऐसा विज्ञान या सिद्धांत नहीं है, वह सिर्फ एक ही लॉजिक को लेकर चल रहा है। इसका संबंध राज्य के प्रत्येक व्यक्ति, संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रबंध के अंतर्गत संपूर्ण सामुदायिक संदर्भ में सत्ता का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए नियम बनाए जाते हैं, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। सत्ता क्या है? जैसे कहते हैं ना कि सत्ता परिवर्तन हो गया, तो सत्ता से यहाँ तात्पर्य है सरकार, एक ऐसा अधिकार संपन्न संस्था या व्यक्ति जो नियम बनाता है और उस नियम को सभी लोग मानते हैं, और जो उनके नियम को नहीं मानते हैं तो विधि के अनुसार उनको दंड दिया जाता है। क्योंकि सत्ता जो है बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेता है। इसके पीछे जब आप सरकार बनाते हैं, वोट देते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप किसी व्यक्ति को चयनित करते हैं, यह हमारा नेता होगा, यह जो कहेगा, यह हमारी जो डिमांड होगी, आप उसके समक्ष कुछ अपनी मांगों को भी रखते हैं। जो प्रजातांत्रिक देश में उन वादों को पूरा करने के लिए अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वो उन वादों को पूरा करने के लिए आपसे वादा करते हैं। इस आधार पर आप उनको अपना समर्थन देते हैं। जब उन्हें एक निश्चित समर्थन प्राप्त हो जाता है तो वह सरकार बनाते हैं, और जब वह सरकार देश हित में या राज्य हित में कोई कानून बनाता है तो इसका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। जो नहीं करते हैं उन्हें आर्थिक या शारीरिक दंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी के वातावरण में आप देखिए
कोरोना है तो सरकार ने नियम बनाए हैं कि यह सबके हित में है कि वो मास्क लगाकर चले, एक सामाजिक दूरी मेंटेन करें, ताकि एक संक्रमण से, एक व्यक्ति के संक्रमण से कोई और दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित न हो। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में वहाँ के आर्थिक संसाधन का हम प्रयोग करते हैं और राज्य में निवास करने के राज्य में निवास करने के कारण राज्य हमें सुरक्षा देती है। तो राज्य में जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं इनकी सुरक्षा का दायित्व किस पर है? विधि व्यवस्था पर है, सरकार पे है। तो सरकार इसलिए ऐसे नियम बनाती है और जो व्यक्ति इस नियम को नहीं मानते उनके लिए दंड का प्रभाव, दंड सुनिश्चित किया जाता है। और दंड क्यों दिया जाता है? ताकि दूसरे लोग इस गलती को न करें। तो मेरे समझाने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि विचारधारा कैसे राज्य से संबंधित है और वर्तमान में क्या विचारधारा नहीं है, वर्तमान में क्या विचारधारा का अंत हो गया है। नहीं, वर्तमान में विचारधारा का अंत नहीं हुआ है, वर्तमान में भी विचारधारा है। विचारधारा के द्वारा ही सब कुछ नियम से चलता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि समुदाय के संदर्भ में सत्ता का प्रयोग। राज्य जो नियम बनाते हैं उसके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। राज्य और शासन की प्रकृति के उद्देश्यों के बारे में भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग राजनीतिक विचारक जो विचार प्रकट करते रहे हैं, इनसे जुड़ी संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो जो सुझाव देते रहे हैं वे राजनीतिक परंपरा के मुख्य अंग रहे हैं। इन विचारों की तुलना और समालोचना भी राजनीतिक चिंतन की अध्ययन का विषय है। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि आज का युग राजनीतिक विज्ञान का युग है, क्योंकि राजनीति शास्त्र, कला है, विज्ञान है। इस पर पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी तर्क किया था कि राजनीति साइंस कैसे हो सकती है। तो आज साइंस तभी है जब वह सत्य की कसौटी पर खड़ा उतरता है। तो वर्तमान युग में इसे साइंस की, पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। जबकि राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी की प्रधानता रही है। फिलॉसफी क्या है? चिंतन जो तर्क पे आधारित है। दार्शनिकता, देखिए बहुत दर्शन दे रहे हैं। दर्शन जो दिखाई देता है, एक सोच जिसके आधार पे लोग कार्य करते हैं, अतः अब उसकी विशेष प्रासंगिकता नहीं रह गई है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में राजनीति विज्ञान का युग है,
न कि राजनीतिक दार्शनिकता का। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था वह क्या थी? वह उसका एक सोच था कि राज्य ऐसा होगा, राज्य के अधिकारी, राज्य के नागरिक यह करेंगे वह करेंगे। तो क्या उसने एक ऐसी राज्य की स्थापना वास्तव में कर पाया? नहीं। उसने अपनी पुस्तक द लॉज में यह स्वीकार भी किया कि मैंने जो परिकल्पना दिया था वह वास्तविक जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर होता है। सिद्धांत हम बना लेते हैं, लेकिन जब उसको हम व्यवहारिक रूप में करने चलते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं और बहुत ज़्यादा दार्शनिक विचार कभी भी जो है वह सफल नहीं हो सकता। प्लेटो का राजनीतिक चिंतन जो है वह कुछ इसी प्रकार का था। उसने जो राज्य में, उसकी सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका जो फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा का सिद्धांत था, उसे मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहाँ तक कि एक राजा ने उसे सलाह दिया था कि आप मुझे आकर शिक्षा दो, मैं दार्शनिक राजा बनने चाहता हूँ। लेकिन जब उसने पूरा अपना दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट उसके समक्ष प्रस्तुत किया तो वह उस पर इतना गुस्सा गया, उसे दंडित करने के लिए जेल भेज दिया, जहां से वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। अगर हम आपको कहें कि आप स्टूडेंट हैं, आपका यह कर्तव्य है कि आप शारीरिक रूप से श्रम करो, ताकि आप मानसिक रूप से फिट हो सको। और हम आपको कहें कि आप प्रतिदिन 25 किलोमीटर दूर पैदल आओ, पैदल जाओ, यहाँ दिन भर पढ़ो, उसको यहीं पर बैठकर याद करो, हैं, और उसी दिन हमसे पूछे तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। यह एक सिद्धांत होता है, यह मेरी एक सोच है, हैं, लेकिन जब इसको मैं आपको जब कहूँगी कि नहीं यही करना है तो आप विद्रोह कर देंगे। तो राजनीतिक विचारधाराओं में आप देखेंगे कि जैसा कल मैंने बताया कि राजनीतिक विचारधारा का उदय जो है विषय के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ। फ्रांस में राज्य क्रांति क्यों हुआ? तो वहाँ इतना ज़्यादा शोषण हो, लुई 16वें के शासनकाल में राज्य के द्वारा इतना शोषण हो गया, सामंती व्यवस्था से लोग इतने त्रस्त हो गए कि सभी ने मिलकर राज्य का विद्रोह किया। इसी तरह इंग्लैंड में क्रांति हुई। वर्तमान युग में भी आप देखो, आप कहें कि ऐसा प्राचीन काल में होता था, आधुनिक काल में संभव नहीं है। तो आधुनिक काल में साम्यवाद या का विरोध करने के लिए अभी भी क्रांतियां हो रही हैं। जैसे देखेंगे कि अरब में, मिस्र में कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। हालांकि मेरे माइंड में है, अभी याद नहीं आ रहा है, एक शासक थे जिनको लोगों ने दौड़ा दौड़ा के सड़क पर पत्थर फेंक फेंक के मारा। वो इतना तानाशाह हो गया था। तो आधुनिक युग में
तानाशाही व्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर राजनीतिक ज्ञान आ गया है। लोग आज अपने अधिकार कर्तव्य के प्रति काफी सचेत है। कोई उनके अधिकारों का दमन करे या उन्हें स्वीकार्य नहीं है। तो अराजकतावाद जैसे गांधीवाद है, तो कभी कभी लोग गांधी जी को भी, जैसे उन्होंने कहा राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो कभी कभी अराजकतावादी कहते थे। हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो गांधी जी को पसंद करते हैं, जो गांधीवाद के विचारधारा का समर्थन करते हैं, बहुत ऐसे कम फॉलोवर हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि गांधी जी के विचारधारा निरर्थक है। गांधी जी की विचारधारा काफी सार्थक है। उन्होंने सरल जीवन, शारीरिक श्रम, आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं को तैयार करने की बात कही है। तो ये गलत कहाँ से है? लेकिन लोग उनका भी विरोध करते हैं। वो उनके पीछे भी तर्क देते हैं कि नहीं, गांधी ने ऐसा कहा, गांधी ने वैसे कहा। ठीक है, तो यह एक क्लास का विषय वस्तु है, ना कि यहाँ पर हम किसी का आलोचना समालोचना कर रहे हैं। क्योंकि मैं राजनीतिक विचारधारा को पढ़ा रही हूँ, तो यह जो है, यहाँ पर हमें सभी के बातों का समावेश करना है। उसी आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि राजनीतिक विचारधारा को हम समझेंगे कि राजनीतिक विचारधारा क्या है, यह कैसे कार्य करती है। राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करने से पहले इस तर्क को समझना जरूरी हो जाता है कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक अंतर का संकेत देने के लिए प्राय कहा जाता है कि राजनीति का विज्ञान का सरोकार, अर्थात राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वह यथार्थ या तथ्यों से है। यथार्थ मतलब सत्य से है, और जो सत्य है, जो वर्तमान में दिखता है, तथ्य है, उससे है। जबकि राजनीतिक दर्शनों का आधार आदर्श, आइडियल, मानकों, नॉर्म्स और मूल्यों, वैल्यू से है। जैसे मान लीजिए हम एक मानव हैं, तो हमारा एक वैल्यू है। हम जो भी व्यवहार करेंगे उसका एक वैल्यू है। अब यहाँ पर जो दो बातें आई कि वास्तविक क्या है, वास्तविकता से है। वर्तमान समय का राजनीतिक विचारधारा जो है वह वास्तविक तथ्यों से है, जबकि ओल्ड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है वह आदर्श से प्रभावित है, आइडियोलॉजी, आदर्शवादी। तो ये देखिए कि प्राचीन काल में जो आदर्शवादी व्यवस्था था उसमें थी एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था। उसमें बहुत सारे नियम थे, बड़े बुजुर्ग ही सब कुछ हुआ करते थे। लेकिन आज के युग में जो हम देखेंगे तो आज न्यूक्लियर फैमिली की व्यवस्था है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों की बात को मानते हैं। कितना फैमिली ऐसा है जो हर कुछ अर्न करके
अपने वृद्ध माता पिता को दे देता है। तो यह देना जो है एक आदर्श है, क्योंकि हम मानव हैं। एक शिक्षक का आदर्श क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, इससे भी ज़्यादा अपने स्टूडेंट के लिए समर्पित होना। एक स्टूडेंट का आदर्श क्या है? वह अपने टीचर का रिस्पेक्ट करे, क्लास अटेंड करे, क्लास में मर्यादा को बनाए रखे। लेकिन कितने स्टूडेंट हैं जो प्रतिदिन नियमित रूप से आकर क्लास करते हैं? अगर आते भी हैं तो इधर उधर छुप जाते हैं। ऑनलाइन क्लास करने की बात हो तो कभी आएंगे, कभी साइन आउट हो जाएंगे, कभी कुछ बहाना कि सर्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ना तो आज विशुद्ध रूप से कुछ रहा है और न ही इसकी आशा की जा सकती है कि वह रहेगा। तो यहाँ यही बात कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ जो है यथार्थ या तथ्यों से है वर्तमान समय में, जबकि राजनीतिक दर्शन जो है का संबंध सरोकार आदर्शों, मानकों और मूल्यों से है। दूसरे शब्दों में राजनीति विज्ञान यह पता लगाता है कि मनुष्य राजनीतिक स्थिति में क्या क्या करते हैं। राजनीतिक दर्शन यह निर्धारित करता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्राचीन दार्शनिक प्लेटो जस्टिस, जैसा मैं चर्चा कर ही रही हूँ, जस्टिस, सद्जीवन, गुड लाइफ का सर्वोपरि सिद्धांत मानते हुए इसकी सिद्धि के लिए आदर्श राज्य का निरूपण किया। लेकिन जैसे मैंने अभी तुरंत बताया कि जब उसे राजा ने बुलाया और कहा कि मैं आपके विचार को सुनना चाहता हूँ कि कैसे एक आदर्श राज्य होगा, मैं दार्शनिक राजा बनना चाहता हूँ, आप मुझे शिक्षा दो। लेकिन जब उसने प्लेटो की बात को सुना तो वह बहुत क्रोधित हो गया और उसे दंड देने का फैसला किया। अब देखिए, जब उसके विचार से वह सिर्फ इतना क्रोधित हो गया तो वो कैसे आदर्श राजा बन सकता था? यह बिल्कुल कोरी कल्पना है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं? प्लेटो का जो ग्रंथ है, प्लेटो को महान दार्शनिक कहा गया है। आपके जो सेमेस्टर पीछे सेमेस्टर में है, प्लेटो पे जो है 10 लेक्चर है। तो क्या उसके विचार निरर्थक थे? नहीं, उसके विचार सार्थक थे, लेकिन उसके आदर्श विचार को मानने वाले कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा कड़ी शर्त रखी कि वास्तविकता में कोई भी उसके बातों को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसमें संदेह नहीं है कि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ यानी उचित और अनुचित के बारे में विवेक का प्रयोग करते हुए वस्तु स्थिति की समालोचना करते हुए और फिर यह यथार्थ को आदर्श के अनुरूप ढालने की नई व्यवस्था के निर्माण का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस तरह राजनीतिक दर्शन का सरोकार
तथ्यों और मूल्यों से है। इन दोनों का साथ साथ निर्वाह समुचित कठिन है। तथ्य जो वास्तविकता है और मूल्य जो स्वयं से सोच कर निर्धारित करते हैं, मूल्य, वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का सामंजस्य स्थापित करना संभव नहीं है। क्योंकि मूल्य समस्या जो है वहां पैदा होती है जहां कोई दार्शनिक तत्व और मूल्यों को आपस में मिलकर व्याख्याता और वकालत में अंतर करना भूल जाते हैं। फिर भी परंपरागत राजनीतिक दार्शनिकों के तथ्यों के अन्वेषण के लिए उतने सजग नहीं रहेंगे जितने आज के राजनीतिक विज्ञान की मांग की जाती है। पुराने दार्शनिक तथ्यों के साथ तथ्यों के निरीक्षण के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं थे और आधुनिक सांख्यिकीय तकनीक, मॉडर्न स्टैटिस्टिकल टेक्निक से भी परिचित नहीं थे। उनकी कृतियों में तथ्यों के विवरण के साथ साथ अनेक काल्पनिक बातें आ गई थी। उदाहरण के लिए मैकियावेली, हॉब्स और जॉन लॉक ने अपने सीमित अनुभव के आधार पर मानव प्रकृति के बारे में अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की। इनमें सच झूठ पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने अच्छे बुरे पर दिया गया। ऐसी मान्यताओं को विज्ञान की कसौटी में नहीं परखा जा सकता। ऐसी मान्यताओं को परंतु आधुनिक मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव प्रवृत्ति का अन्वेषण करते समय, अन्वेषण से तात्पर्य है खोज। हम खोजते हैं ना, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में हम तरह तरह के बातों का विश्लेषण करते हैं, उनका विवेचना करते हैं, तो हम इस परिणाम पे पहुंचते हैं कि यह उचित है, यह अनुचित है। एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो इसको हम लोग खोज करते हैं। यह चूंकि आप लोग अभी बीए सेमेस्टर 6 में पहुंच गए हैं। खोज क्या होती है, खोज करो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में ही खोज होता है, साइंस में ही रिसर्च होते हैं। खोज जो है सामाजिक विज्ञान में भी होते हैं, राजनीतिक विज्ञान में भी होते हैं। विचारधारा आया ही क्यों, यह भी एक खोज का ही परिणाम है। किस पर विचार किया जाए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या व्यवहार में चल सकता है, क्या चलने योग्य है और क्या चलने योग्य नहीं है। इस पर काफी गहन विवेचन होता है। स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय दर्शन का अध्ययन किया जाता है, तब जाकर यह एक ठोस निष्कर्ष के रूप में सामने आता है। तो यह कहता है कि उन मान्यताओं की जांच विदाउट अन्वेषण नहीं की जा सकती है।
हॉब्स और लॉक ने नागरिक समाज के संगठन से पूर्व जिस प्राकृतिक दशा आपने हॉब्स और लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स लॉक रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मैंने पढ़ाया है कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया, राज्य से पूर्व क्या दशा थी, राज्य आने का तात्पर्य ही क्यों हुआ। तो इन लोगों ने जो तर्क दिए थे वह सर्वथा काल्पनिक है, इसलिए इनके विवरण एक दूसरे से बहुत अलग है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा ये दूसरा क्लास है और अभी भी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा कि राजनीतिक विचारधारा क्या है। तो जो हम पीछे पढ़े हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं, उन्हीं को जो है आगे